दोस्तों नमस्कार, राम राम सा सभी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक नई ताजगी के साथ में, एक नए जोश के साथ में एक और फिर से आपके सामने यहाँ पर हम हाजिर हो चुके हैं। साथियों आप सभी का दिल की गहराई से सभी को राम राम, सभी को घना घना राम राम। राम राम का जो नाम है वो ले लेना चाहिए, और क्योंकि ये हमारी जान है, ये हमारी पहचान है, तो यहाँ पर राम का नाम लेने में कोई दिक्कत हमारे सामने नहीं आती है। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा मैं इस पेन को सेट कर लेता हूं, बिना फालतू कोई भी एक्स्ट्रा बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। छोटी सी बात है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी एट होम को डाउनलोड करना है। इसके अंदर जाके पेड कोर्स में आप जाएंगे, पेड कोर्स में COURSE पेड कोर्स में जाकर आप क्रैश कोर्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट कोर्स पहले से ज्वाइन कर रखा है तो फिर इसको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट कोर्स में पहले से आपको क्रैश कोर्स फ्री में अवेलेबल हो चुका। साथियों वेलकम, सभी का स्वागत है, सभी को राम राम, सभी का स्वागत है। साथियों बिल्कुल शुरू करते हैं, बिना फालतू की कोई भी एक बात नहीं करेंगे, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना अपराध के संबंध में गलत कथन बताना है। साथियों गलत बताना है, गलत है। पहली बात तो गलत के गोला लगा दो। धारा 185 के तहत अपराध माना जाएगा। भैया 185 है, वो शराब से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप वाहन का प्रयोग कानूनन नहीं कर सकते, बिल्कुल। किसमें? बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना अपराध है, बिल्कुल, और वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। बात सही है पहली बार में। धारा 146 के तहत सभी वाहनों के लिए बीमा क्या है? आवश्यक है, तो यह भी सही हो जाएगा। गलत ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुमत सीमा से अधिक मद्यसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? अनुमत सीमा यानी कि निर्धारित सीमा, अधिक मद्यसार है। मद्यसार यानी होता है दोस्तों शराब है, यानी कि शराब की जो मात्रा है वो लिमिटेशंस है, उससे आप अगर अधिक मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आप इसमें अपराधी माने जाते हैं। तो ये होता क्या है? 30 mg 100 ml ब्लड में आपके अगर अल्कोहल पाया जाता है तो आप इसमें अपराधी माने जाते हैं। परसेंटेज की बात करता हूं, 0.03%। आपके प्रतिशत भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है साथियों। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। 185 धारा। पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी खालिस्तान शीशे का उपयोग करते हैं के संबंध में गलत कथन बताना आपको। उपयोग करते हैं यहां पे कौन सा आएगा? और यहां पर यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि जो रियर व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर है साथियों, इसके बारे में आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा दर्पण इसमें काम नहीं आता है। अंतर्गोल किसे कहते हैं साथियों? अवतल दर्पण को है वो अंतर्गोल कहते हैं। इसी को कॉनकेव कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। और दोस्तों ये किस में काम आता है? यहाँ पे हेडलाइट में काम आता है, हेडलाइट में काम आता है। तो दोस्तों इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो आपके रियर व्यू मिरर में एयरगोल, कॉन्वेक्स, उत्तल है, ये तीनों किस में आते हैं? आपके रियर व्यू मिरर दर्पण में काम आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। प्रथम उपचार का प्रतीक यानी कि गोल आकृति, चौकोर आकृति होगी, प्लस का निशान इसके अंदर होगा। हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग, हरी नहीं होगी भाई साहब, काली पृष्ठभूमि नहीं होगी। नीला बॉर्डर, बिल्कुल, ये बॉर्डर कैसा होगा? ब्लू होगा साथियों, ब्लू होगा। यहां से इतना बॉर्डर तो क्या होगा? ब्लू होगा। ये तो होगा ब्लू, और ये जो है ये हो जाएगा आपके व्हाइट, ये हो जाएगा व्हाइट, और ये प्लस है हो जाएगा रेड। नीले बॉर्डर में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा। भारी मोटर वाहन वह है जिसका अभारित सकल भार यानी कि अनलेडन, LAIDEN, सकल को कहते हैं हम ग्रोस। क्या कहते हैं? ग्रोस व्हीकल वेट, VIHICL व्हीकल, WEIGHT, यानी कि ग्रोस व्हीकल, अनलेडन ग्रोस व्हीकल वेट जिसका 12,000 kg से ज्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भारी मोटर वाहन के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है। टेल गेटिंग का अर्थ होता है, टेलियन होता है पीछे। टेलियन क्या होता है साथियों? टेलियन होता है पीछे। और आप किसी दूसरे वाहन के पीछे अगर आप खतरनाक गाड़ी चलाते हैं, पीछे खतरनाक तरीका,
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों आप इसमें अपराधी माने जाते हैं, उसे बोला जाता है टेल गेटिंग। अपने वाहन के आगे चल रहे किसी भी वाहन के पीछे एकदम पास खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अपने वाहन के पीछे चल रहे किसी भी वाहन के आगे से नहीं है, आगे गलत हो जाएगा। अपने वाहन के पीछे से आगे निकल रहे, पीछे से आगे निकल रहे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, आप उसके पीछे चल रहे हैं और खतरनाक तरीके से उसके पास में गाड़ी चला रहे हैं, उसे टेल गेटिंग है। टेल यानी होता है पीछे, मतलब आप उसके पीछे चला रहे होते हैं। अगला प्रश्न, वे स्थान जो वाहन के रियर व्यू मिरर अथवा साइड मिरर में दिखाई नहीं देते हैं कहलाते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे अंधे स्पॉट के नाम से भी जान सकते हैं, अंधे स्पॉट के रूप से भी इनको है वो जाना जाता है। आपको याद रखना है जो गाड़ी होती है इसमें 2 साइड मिरर होते हैं और एक रियर व्यू मिरर होता है। रियर व्यू मिरर होता है वो ये जगह देखता है, वो ये साइड मिरर होते हैं वो ये स्थान देखते हैं। जो स्थान बच जाता है उसे ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। साथियों अगला प्रश्न, नीचे दी गई धाराओं में से कौन सी धारा 2019 में हुए मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन से पहले मौजूद थी? धारा 199 डी हेलमेट। दोस्तों 199 डी नहीं है, ये 194 डी है। आपको यहां पढ़ना है, हेलमेट का प्रयोग नहीं करना। धारा 194 ई यानी एम्बुलेंस को रास्ता न देना, ई से एम्बुलेंस, ये तो इतना आसान है, याद रह जाएगा। धारा 194 ए यात्रियों की ओवरलोडिंग। धारा 177 सामान्य अपराध है, ये धारा पहले से मौजूद है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका जुर्माना 500 है, यात्रियों की ओवरलोडिंग का जुर्माना 200 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री है। एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना 10,000 का जुर्माना यहाँ पर होता है। 194 हेलमेट नहीं लगाने पर 1,000 का जुर्माना होता है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन में डीजल को किसके माध्यम से जलाया जाता है? दोस्तों डीजल कैसे जलता है? क्या स्पार्क प्लग लगा रहता है? नहीं होता। स्पार्क प्लग कहां होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। स्पार्क प्लग से नहीं हो जाएगा। नोजल तो केवल स्प्रे करने का काम करता है। किसको? डीजल को स्प्रे करता है, उसकी फुहार मारता है। किसकी? डीजल की। कहां पर? सिलेंडर के अंदर। जलता कैसे है? हवा की कंप्रेशन से। हम हवा को दबा देते हैं जिससे वो ताप और दाब उसका बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर डीजल का स्प्रे करते हैं तो डीजल जल जाता है। किसकी बात हो रही है यहां पे? सीआई इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन होता है उसकी बात हो रही है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि सीआई इंजन है, और इसी को दोस्तों डीजल इंजन के नाम से जाना जाता है, डीजल इंजन। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान है वो रखना है। ऑप्शन सी जवाब सही हो जाएगा। पासेज इंजन को ठंडा करते हैं, ये बने होते हैं इंजन के ऊपर, बोनट में, रेडिएटर में, सिलेंडर ब्लॉक में। साथियों सिलेंडर ब्लॉक में ये बने होते हैं। ये आपका आपका इंजन है, ऊपर का भाग है सिलेंडर हेड है, एसएच कहलाता है, बीच का सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है, नीचे ऑयल संप है वो कहलाता है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर मैं बात करता हूं पासेज है वो ऐसे करके वापस निकल जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपके पासेज बने होते हैं वो दोस्तों किस में बने होते हैं? सिलेंडर ब्लॉक में बने होते हैं। पासेज का काम क्या होता है? वाटर है, वाटर बहना यानी पानी बहता है। और दोस्तों कहां पर बने होते हैं? इंजन के चारों ओर। रेडिएटर का जो पानी बहने के लिए जो नलियां होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? पासेज के रूप से जाना जाता है। पासेज कौन से इंजन में होते हैं? जो वाटर कूल्ड इंजन होते हैं। वाटर कूल्ड जो इंजन होते हैं उनमें दोस्तों क्या होता है? पासेज बना होता है। यहां पर बात करते हैं फिन्स की। तो फिन्स कौन सी इंजन में होते हैं? फिन्स होते हैं जो हवा से ठंडे होते हैं, हवा से ठंडा होना। तो ये चीजें ठंडा होना, ये चीजें आपको ध्यान है वो रखनी पड़ेगी। गजन पिन का अन्य नाम नहीं है। पिस्टन पिन, गजन पिन, रिस्ट पिन, पिस्टन रिंग। भैया ये रिंग कहां से आ गई? रिंग की संख्या 3 होती है। इनके प्रकार पूछ ले तो 2 होते हैं। एक आपके सभी को पता है कंप्रेशन रिंग, कंप्रेशन यानी सीआर, और एक होती है ऑयल रिंग यानी ओआर। आपको याद रखना है कंप्रेशन रिंग और आपके ऑयल रिंग। संख्या पूछे 3 है, प्रकार पूछे 2 होती है। यहां पर पिस्टन पिन, गजन पिन, रिस्ट पिन आप सभी को पता है ये आपका पिस्टन होता है। यहां पे आई होल होता है, यहां पे कनेक्टिंग रोड यानी रोड सीआर। यहां पे जो आई होल होता है, इस आई होल पर ये दोस्तों जो आपकी है ये पिंस है, इसको पिस्टन को इस सीआर से, किसको? इस पिस्टन को सीआर से जोड़ने के लिए ये रिंग काम में आती है, याद रखना है।
क्लच का कार्य होता है, सभी को पता है, जो इंजन होता है, इंजन को गियर बॉक्स के साथ में जोड़ना और उसको तोड़ना, यह काम होता है क्लच का। तो यहां पर वाहन को रोकते समय इंजन को गियर से हटाना बिल्कुल सही है, गियर बदलते समय इंजन पावर को हटाना यह भी सही है, गाड़ी को न्यूट्रल करने के लिए यह भी सही है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? एक अच्छा ड्राइवर होता है उसका आवश्यक गुण नहीं है व्यवसाय की मैकेनिक जैसी मशीनी निपुणता, भैया मशीनी निपुणता नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा ड्राइवर चाहिए। शारीरिक स्वस्थता, स्वस्थ होना चाहिए, अनुशासित, एक अनुशासन में यानी कि व्यवहार उसका सही होना चाहिए, परिवहन नियमों की जानकारी ये भी ड्राइवर को होनी चाहिए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मशीनी निपुणता। भैया मशीनें नहीं ठीक करनी, मुझे गाड़ी चलानी है और गाड़ी के लिए ये तीन चीजें क्या है, आवश्यक होती है। RFID टैग क्या है? यहां पर दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें डिपार्टमेंट गलत हो जाएगा, इसमें भी डिपार्टमेंट है, नन ऑफ दैट, ये तो होता है नहीं है। रास्ता दो यानी कि उल्टे त्रिभुज में दोस्तों गिव वे इसको बोला जाता है, गिव वे इसको बोला जाता है। और इसके अलावा रास्ता दे इसको बोला जाता है। विल्ड का भी साइन इसका बोलते हैं YEELD, यील्ड का जो साइन होता है इसको भी ये मतलब कि बोला जा सकता है, एक अन्य नाम इसका ये होता है। तो गिव वे, रास्ता दे, यील्ड, ये जो है ये भी साइन इसका ही होता है। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, किसके बारे में, गिव वे के साइन के बारे में। ये कहां पे होता है साथियों, ये होता है चौराहे के नजदीक। और ये क्या कहता है कि भैया तू तो गाड़ी सड़क पे चला रहा है, लेकिन जो आपके राइट साइड में जो वाहन जा रहे हैं उनको सड़क से गुजरने देने, आप उनको गुजरने दो, यानी उनके बीच में टांग मत अड़ाना, उनको गुजरने देना, उनको रास्ता देना है, इसलिए इसको बोला जाता है गिव वे, रास्ता दे, यील्ड, यानी कि चौराहे के नजदीक आपकी जो राइट साइड में व्हीकल है उनको रास्ता देना। यहां पर वीडियो की स्पीड बढ़ा मत लेना, रासर ऑलरेडी क्या है, एकदम 5G की स्पीड से पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पे शक्ल में तिकोना होता है क्या, 3 कोने होते हैं, बिल्कुल सही है। लाल हाशी से रंगा हुआ, इसका जो बॉर्डर होता है वो लाल होता है, बीच से दोस्तों ये व्हाइट होता है, आपको याद रखना है। तो सफेद पृष्ठभूमि ये भी सही हो जाएगा। और लाल हाशी से रंगे हुआ, बीच में लाल रंग में चिन्ह होता नहीं है, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न 16, टायर रोटेशन का लाभ क्या होता है? टायर रोटेशन यानी आगे के टायर पीछे करना, पीछे के टायर आगे करना। यहां पर दोस्तों याद रखना है, टायर असमान घिसने लगते हैं, टायर में हवा कम होने लगती है, कम नहीं होती है, टायर का घर्षण बढ़ जाएगा, टायर का असमान घिसना कम हो जाएगा। बिल्कुल, टायर जो असमान रूप से घिसते हैं उनका घिसना क्या हो जाएगा, घिसना कम हो जाएगा, डी जवाब हो जाएगा। चोक वाल्व का प्रयोग क्यों किया जाता है? चोक का प्रयोग कहां किया जाता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में। कहां किया जाता है, पेट्रोल इंजन में किया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है ये चोक है वो कार्बोरेटर का भाग है। किसका भाग है, कार्बोरेटर का भाग है। और इसमें जो चोक है हवा को नियंत्रण करने का काम करती है, हवा नियंत्रण इसका काम है वो होता है। तो पेट्रोल इंजन को सर्दी में आसानी से स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी बात है, चोक का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन को सर्दी में स्टार्ट करना नहीं होगा, पेट्रोल को हवा मिलाने के लिए यह भी नहीं होगा। जब इंजन स्टार्ट हो जाता है पेट्रोल इंजन को हवा पेट्रोल मिश्रण भेजने के लिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। गाड़ी को स्टार्ट करते समय सेल्फ स्टार्टर मोटर के संबंध में सही कथन चुने। यहां पे दोस्तों याद रखना है फ्लाईव्हील का रिंग गियर होता है और सेल्फ स्टार्टर का यहां पे पिनियन गियर होता है। FRSP याद कर लेना, फ्लाईव्हील का रिंग गियर और सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर। आपको कहां दिख रहा है, फ्लाईव्हील का रिंग गियर FR, बिल्कुल सेल्फ का सेल्फ स्टार्टर, चलो ये हो गया, यानी सेल्फ स्टार्टर के साथ में गियर नहीं दिया है, मान सकते हैं सही है। फ्लाईव्हील का पिनियन नहीं होगा भाई साहब, गलत हो गया। फ्लाईव्हील का बेवल गलत हो जाएगा, फ्लाईव्हील का पिनियन ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि फ्लाईव्हील का रिंग गियर और सेल्फ स्टार्टर का पिनियन गियर। तो FRSP ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। लुब्रिकेशन के कारण होती है, लुब्रिकेशन यानी कि संहन करना, यानी चिकनाई देना, यानी ऑयल का प्रयोग करना। इंजन में ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है बता दो कमेंट सेक्शन में, आप सभी को पता है, पार्ट्स के घर्षण को कम करना, इंजन बंद होना, पेट्रोल का रिसाव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्ट्स का जो घर्षण होता है उसको कम करने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग है वो किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी शारीरिक दोष यानी विकलांग या दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए और बनाए गए वाहन को जो मात्र अनुकूलित न हो,
मात्र अनुकूलित नहीं है, उन्हें केवल उन्हीं के द्वारा या उनके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, उसको संशोधन पश्चात नाम से जाना जाता है। संशोधन कौन सा है? 2019 में जो संशोधन हुआ है, उससे पहले इसको दोस्तों इनवैलिड कैरिज के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो नाम है इसका अडेप्टेड नाम है वो कर दिया गया है। हिंदी में बात करता हूं, रूपांतरित यान इसका कर दिया गया है। ये रहा आपके पास में अनुकूलित यान, अडेप्टेड व्हीकल, रूपांतरित यान, तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो विकलांग व्यक्ति का नाम होता है, विकलांग व्यक्ति का नाम आ जाए अमान्य कैरिज, पहले से कहा जाता था इनवैलिड यानी अमान्य कैरिज, अशक्त यान इसको कहा जाता था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है यानी कि रूपांतरित, अडेप्टेड, अनुकूलित, तीनों नाम इसके कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न, किस वाहन के लिए 20 वर्ष की उम्र की आवश्यकता नहीं होती है? 20 वर्ष की उम्र किसके लिए आवश्यकता होती है? परिवहन वाहन के लिए होती है, स्टेज वाहन के लिए होती है, निजी वाहन सभी के लिए। निजी वाहन के लिए दोस्तों यहां पर नहीं होती है। निजी वाहन के लिए 18 साल की उम्र की आवश्यकता होती है, याद रखना। परिवहन वाहन के लिए 20 साल की उम्र यहां पे चाहिए होती है। स्टेज के लिए भी 20 साल की उम्र होती है। अल्टरनेटर का उद्देश्य होता है, पहले के वाहनों में डायनेमो का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वो डायनेमो क्या करता था, केवल गाड़ी जब स्पीड चलती तभी गाड़ी की बैटरी को चार्ज करता था। लेकिन जब अल्टरनेटर आया, अल्टरनेटर लो पे हाई पे दोनों स्थितियों में यहां पर बैटरी को चार्ज करता है, इसलिए हमने डायनेमो की जगह अल्टरनेटर को अपनाया है। अल्टरनेटर यानी एसी अल्टरनेटर करंट है, यानी कि जो एसी करंट है ये देता है, इस एसी को डीसी में बदलकर बैटरी को चार्ज किया जाता है। और ये दोस्तों यहां पे लो या हाई कुछ भी स्पीड हो, ये बैटरी को चार्ज करता रहता है, मतलब कि लो आरपीएम हाई आरपीएम पर अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा साथियों। प्रश्न संख्या 23 है, उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में BS यानी कि भारत स्टेज के संबंध में गलत कथन बताना है साथियों। यहाँ पे भारत स्टेज 4 को संपूर्ण भारत में 2017 में लागू किया गया, सही बात है। भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत स्टेज फर्स्ट के साथ में 2000 में की गई, ये भी सही है। भारत स्टेज 3 को 2005 में लागू किया गया, ये भी सही है। भारत स्टेज 5 को संपूर्ण भारत में 2020 में लागू किया गया, गलत हो जाएगा। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, BS की भारत स्टेज की बात आ जाती है तो यहां पर BS जो फर्स्ट है इसकी शुरुआत कब होती है? यहां पर शुरुआत होती है इसकी 2000 में। क्या होती है? 2000 में कुछ क्षेत्र पर और संपूर्ण भारत में, ये संपूर्ण भारत यहां पे मैं लिख रहा हूं, संपूर्ण भारत, ठीक है, आपको याद रखना है। यहां पर बात आती है 2000 में, तो मैं इसको लिख दूंगा यहां पे, ये 2000 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे रेखा ये ऐसे हो गई और ये ऐसा हो जाएगी। यहाँ पे BS फर्स्ट है, 2000 में इसकी शुरुआत होती है। BS सेकंड की बात करते हैं, BS सेकंड है 2001 में आता है दोस्तों, यहाँ पे 2001 आ गया। और दोस्तों BS थर्ड की बात करते हैं, BS थर्ड 2005 में आता है। और BS 4 की बात करते हैं, और BS 4 है वो दोस्तों 2010 में आ जाता है। और BS जो आपका 6 है, 4 आता नहीं है, और BS 6 है वो दोस्तों कब लागू होता है? BS 6 है वो दोस्तों यहां पर 2020 में लागू होता है। अब दोस्तों यहां पर एक फैक्ट आपको याद रखना है, BS जो फर्स्ट आया ये कुछ क्षेत्रों पर 2000 में लागू हुआ और संपूर्ण भारत में 2001 में लागू हुआ। जैसे 2001 में संपूर्ण पे लागू हुआ, इतने में BS सेकंड आ गया, 2001 आ गया, साथ में ये पूरे पे लागू होते ही BS सेकंड आ जाता है। जैसे ये पूरा होता है 2005 में पूरे भारत में लागू होता है, इतने में BS थर्ड आ जाता है। BS थर्ड जैसे ही पूरे भारत में 2010 में लागू होता है, इतने में BS 4 आ जाता है। जो BS 4 है 2017 में पूरे भारत में लागू किया जाता है। इसके बाद में हम थोड़ा सा होल्ड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, हम सोचते हैं BS 4 के बाद में 5 को लागू करें या नहीं करें। इतने में होता क्या है, हमने 5 को त्याग दिया, 5 को क्या कर दिया, त्याग दिया, और सीधा BS 6 है 2020 में लागू कर दिया। और दोस्तों यहां पर है 2020 में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोटर वाहन अधिनियम को नीचे दी गई धाराओं के संबंध में सही मेल नहीं है। धारा 180 अयोग्य अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना मालिक की जिम्मेदारी, सही कथन है।
धारा 192 बी, बिना परमिट वाहन चलाना। भैया परमिट के बारे में धारा 192 ए होता है, वो जुर्माना की पूछे तो 10,000 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धारा 182 लाइसेंस के संबंध में अपराध करना सही हो जाएगा, जुर्माना पूछे तो 10,000 हो जाएगा, आपको याद करना है। धारा 181 अयोग्य होने के बाद वाहन चलाना स्वयं चालक की जिम्मेदारी होती है, और इसके तहत भी कितना जुर्माना होता है, 5,000 जुर्माना होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत क्या है, मेल नहीं है, मतलब गलत पूछा है। प्रश्न 25 GVWR फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग, वेटिंग रेस्टिंग गलत हो जाएगा, वेज गलत हो जाएगा, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, ग्रोस व्हीकल वेट रेटिंग, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी में बात करते हैं सकल, सकल यान, सकल यान भार, सकल यान भार मानक, आप इसको कह सकते हैं साथियों। यानी कि सकल यान भार क्या होता है, एक आरटीओ के द्वारा, किसी वाहन के द्वारा जो भार एक प्राधिकृत किया जाता है, जो रजिस्ट्रीकरण और पंजीकृत किया जाता है कि ये वाहन है, इतना वजन ले जा सकता है, उस वाहन को सकल यान भार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, लाइसेंस हेतु शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किस धारा में है, धारा 9 में है। क्या लिखा गया है कि केंद्र सरकार क्या करेगी, जो नियम बनाएगी वही शैक्षिक योग्यता का नियम होगा। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, सीधा जाके चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़े लिखे हैं, आपको डीएल के लिए अप्लाई कर देना है और लाइसेंस बनवा के एकदम अच्छे तरीके से गाड़ी को चलाना है। ऑप्शन डी है, सही हो जाएगा। यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट तीन बार पास नहीं कर पाता है तो उसे इतनी अवधि के बाद टेस्ट के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है 60 दिन। पहली बार फेल, दूसरी बार फेल 7 दिन, तीसरी बार फेल 7 दिन, चौथी बार जाओगे तो भैया 60 दिन में जाओगे। अगला प्रश्न, फास्टैग के बारे में गलत कथन साथियों। फास्टैग है यहां पर मोटरसाइकिल टोल से मुक्त रखा गया, बिल्कुल सही बात है। भारत में से 2021 में अनिवार्य रूप से लागू किया गया, यह भी सही है। प्राइवेट वाहनों को एन श्रेणी में रखा गया है, गलत बात है, क्योंकि ये एन नहीं है, ये एम होता है। निजी या प्राइवेट वाहनों के लिए बैंगनी रंग का फास्टैग है वो दिया जाता है, यह भी कथन क्या है, सही है। तो गलत पूछा है, गलत पूछा तो क्या हो जाएगा, सी जवाब हो जाएगा। बात करता हूं फास्टैग की, तो एम और एन दो श्रेणी में बांटा गया है। जो पीवी प्राइवेट व्हीकल होते हैं एम में होते हैं, और सीवी कॉमर्शियल व्हीकल होते हैं वो दोस्तों आपके एन श्रेणी में होते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, इसकी शुरुआत 2014 में होती है, और साथ में दोस्तों 2017 में सीवी व्हीकल जो होते हैं इनके लिए लागू होता है, और 2021 में ऑल व्हीकल के लिए क्या कर दिया गया है, ऑल व्हीकल के लिए इसे लागू कर दिया गया है। कब किया जाता है, 1/1/2021 को, बाद में बढ़ाकर 16 फरवरी 2022 को इसको लागू है वो किया जाता है। पहले तो 1 जनवरी 2021 से लागू कर देते हैं, लेकिन आपको पता है इंडिया में रूल को फॉलो करने वाले कितने अच्छे ड्राइवर होते हैं, वो कितना 1000 बार कह दो, आप उनको 1000 रुपए गिफ्ट में दे दो, फिर भी फास्टैग तो हमें नहीं बनाएंगे भाई साहब, क्या कर लोगे आप, ठीक है, ऐसा हो उनका मानना होता है। इसलिए इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया, तो डरना नहीं है। लागू 1/1/2021 से किया गया, फिर बढ़ाकर 16 फरवरी कर दिया गया। आपको ये चीजें नोट करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बता देना चाहता हूं, जो आपके कृषि 2 पहिया 3 पहिया ये जो वाहन होते हैं ये आपके टोल से मुक्त होते हैं, तो मोटरसाइकिल भी उसमें रखी गई है, इनको टोल देने की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है, पढ़ें और तुरंत कमेंट सेक्शन में जवाब देने का प्रयास आपको करना है साथियों। प्रश्न से 29 क्या है, त्रिभुज में दिया गया ऐसा चिन्ह जिसमें 2 रेखाएं क्या है, 2 रेखाएं बनी हुई है, वो रेखाएं एक साइड से क्या चौड़ी है, एक साइड से संकड़ी है, मतलब कि ये तो संकड़ी ये चौड़ी, मतलब कि ऐसा कोई संकेत होता है कि इसमें त्रिभुज में बना होता है, तो ये क्या होता है, आगे संकड़ा रास्ता है, आगे रास्ता क्या है, संकड़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा सामरी किसे कहा जाता है, नेक व्यक्ति को, गुड सिमरिटन को, पीड़ित या घायल या अक्षम की सहायता करने वाले को कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
टायर मार्किंग 185/65 R16 के संबंध में टायर का अंदरूनी डायमीटर क्या होता है। टायर का अंदरूनी डायमीटर क्या होता है साथियों, जो ये अंदरूनी भाग होता है, तो यहां से लेके यहां तक का जो भाग है ये अंदरूनी डायमीटर होता है। और इस टायर में जो ये 16 लिखा हुआ है ये दोस्तों टायर का क्या होता है, अंदरूनी डायमीटर होता है। तो इसको 16 इंच में मापा जाता है। लेकिन बात करता हूं जो आपका टायर होता है, टायर का जो ये भाग होता है ऊपर का, ये दोस्तों शोल्डर से शोल्डर तक है, ये होता है दोस्तों चौड़ाई। और चौड़ाई को किस में दर्शाया जाता है साथियों, mm में दर्शाया जाता है। जैसे टायर की चौड़ाई कितनी है 185 है, तो ये mm में होगी। बस आपको ये अंतर करना है कि डायमीटर दोस्तों इंच में और दोस्तों चौड़ाई आपके mm में। ये 65 क्या है, ये एस्पेक्ट रेशो, एस्पेक्ट दोस्तों रेशो इसको कहा जाता है, RATIO रेशियो कहा जा सकता है। और ये कितना होता है 185 का 185 गुणा 65% इसको आप कर सकते हैं। तो 65 का प्रतिशत करेंगे, प्रतिशत को नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएंगे। जितना मान आएगा उतनी टायर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। यानी कि एस्पेक्ट रेशो को हम टायर की क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, टायर का जो एस्पेक्ट रेशो होता है वो एक्चुअली में टायर की हाइट हो सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या, इसका जवाब मैंने बताया नहीं बताया, अंदरूनी डायमीटर 16 इंच हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या है। रक्षात्मक ड्राइविंग वो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बिना रिस्क लिए क्या करते हैं, बिना रिस्क लिए क्या करते हैं। थोड़ी सी छोटी हो जाए यार, इसमें क्या नाटक कर रही है, स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है चलो, अब हो गई है, ये मान गई है भाई साहब, ये स्क्रीन है वो मान गई है। ये बहुत बदमाश ये लगती है मुझे, और ये मेरा क्या खून पीती है, ये जैसा मैं चाहता हूं वैसा करती नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा परेशान करती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नया खिलाड़ी हूं, मैं सीख जाऊंगा, इसको पटा लूंगा। ठीक है, आगे रक्षात्मक ड्राइविंग क्या होती है। रक्षात्मक ड्राइविंग यानी आपको ये मानना है सड़क पर जो दूसरे चल रहे हैं वो सभी अनजान है, वो नियमों का पालन नहीं करते, अब इसलिए अब क्या जिम्मेदारी है, वो नहीं करते, अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपको यह मानना है कि वो करे ना करे, लेकिन मुझे उनसे भी बचना है। वो कोई गलती कर दे तो भी मुझे अपने आप से बचाना है। केवल ये नहीं कि मैं गुरुजी मैं तो गलती नहीं करूंगा, ये नहीं है, गलती के साथ साथ में दूसरों की गलती से अपने आप को बचाना है। ये होती है रक्षात्मक ड्राइविंग। अन्य वाहन चालकों व अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियमों और सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका को ध्यान में रखते हुए वाहन सावधानी से चलाना ही क्या कहलाता है, रक्षात्मक ड्राइविंग कहलाता है। अगला प्रश्न, एक निजी वाहन को किस रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, ध्यान से। पंजीकरण प्रमाण पत्र की, बीमा की, पीयूसीसी की, वार्षिक साल टैक्स भरने की। दोस्तों ये हो जाएगा क्योंकि जो निजी वाहन होता है इसको हर वर्ष टैक्स नहीं भरना पड़ता। हर वर्ष टैक्स कौन भरता है दोस्तों, यहाँ पे जो सीवी होता है हर वर्ष टैक्स भरता है, क्या भरता है, हर वर्ष टैक्स भरता है। लेकिन जो पीवी होते हैं 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए क्या करते हैं, एक साथ टैक्स भर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किसी नेशनल हाईवे पर कोहरे में गाड़ी चलाते समय हेडलाइट की कौन सी बीम आपको रखनी चाहिए। बात आई है नेशनल हाईवे पे, इतनी आती तो हाई बीम होती, लेकिन बात आ गई कोहरे की। कोहरा आते क्या कर लेना है, हेडलाइट को डुबो देना है, मतलब कि डिप्ड बीम, लो बीम, ए और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, क्योंकि लो बीम को ही डिप्ड बीम के नाम से जाना जाता है, इसको लो बीम भी कहा जा सकता है। तो आपको इन चीजों, सारी चीजों को है आपको याद रखना है। निलंबित या रद्द ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति ड्राइविंग कर सकता है जिसका लाइसेंस निलंबन हो चुका है, यानी सस्पेंड है, कैंसिल हो चुका है, यानी रद्द हो चुका है, तो भैया वो नया लाइसेंस जारी होने तक गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के कितने दिनों के अंदर रिन्यू के लिए आवेदन किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस पहले दोस्तों इसका नियम था आपके 30 दिन पहले और 5 साल बाद तक है। 5 साल है, 30 तो दिन तो क्या थे, ये तो थे पहले, ये तो थे पहले, ये था बाद, यानी कि इस घड़ी में आप क्या है, रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते थे। नया नियम क्या है, नया नियम आपको याद रखना है, पुराने को भूल जाओ। अब है 365 दिन पहले और 365 दिन बाद में, ये पहले ये बाद में आपको याद रखना है। डीएल के लिए रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं 1 साल बाद में। 365 दिन का मतलब 1 साल है, 1 साल बाद के रिन्यू करने पर आपको लाइसेंस को रिन्यू करने से मना किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इसका जवाब हो जाएगा 365।
ओवरटेकिंग निषेध के संकेत बने होते हैं। ओवरटेकिंग निषेध, ओवरटेकिंग निषेध, गोल आकृति, एक एरो सीधा, एक ऐसे आगे जा रहा, इसको काट दिया, ये होता है रेड बॉर्डर। क्या होता है? रेड पृष्ठ इसकी होती है, व्हाइट पृष्ठभूमि होती है, और ये जो साइन होता है साथियों, ये होता है कैसा? ब्लैक। पूछा क्या है? सभी के को पेपर की खोपड़ी में छेद करके अब की बार पक्का आएंगे। आकार में गोलाकार, गोलाकार। दोस्तों ये जो त्रिभुज है इनको काटो। लाल बॉर्डर, बिल्कुल सही बात है, लाल हो जाएगा। सफेद बॉर्डर नहीं होता, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आकार में गोलाकार, गोल है, लाल बॉर्डर, रेड बॉर्डर है, और सफेद पृष्ठभूमि, बिल्कुल सफेद पृष्ठभूमि इसकी होती है, ये मैंने लिख रखी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब है। HSRP पंजीकरण प्लेट के संबंध में सही कथन आपको बताना है, यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है। आम आदमी को फॉर्म 60 भरकर इस पंजीकरण के लिए देना होता है। प्लेट पर अशोक चक्र का होलोग्राम लगा होना चाहिए, यहां पर ठीक है। इस प्रकार के पंजीकरण के बाद अपने वाहन का प्रयोग भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है। यहां पे इसका पूरा नाम है अति सूक्ष्म रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है। यहां पर दोस्तों पूछा क्या है? HSRP प्लेट के संबंध में सही कथन नहीं है। दोस्तों यहां पे 60 नंबर जो दोस्तों होता है वो तो आपके BH सीरीज के लिए भी भरा जाता है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्लेट पर अशोक चक्र का होलोग्राम, ये तो मान लेते हैं। इस पंजीकरण, इस प्रकार के पंजीकरण के बाद अपने वाहन का प्रयोग भारत में कहीं पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल साथियों, आपकी जो आरसी होती है, आरसी बनने के बाद में जब प्लेट लगा दी जाती है तो आप यहां पर ये तो कहा नहीं कि आप कितने समय के लिए आप वाहन का प्रयोग, दोस्तों यहां पर इस आरसी से, यानी कि पूछा के कहना क्या चाह रहा है? आरसी कहां वैलिड होती है? केवल राज्य में या पूरे भारत में? ये बता दो आप। पूरे भारत में वैलिड होती है, यही कहना चाह रहा है। यानी इस प्रकार के पंजीकरण के बाद वाहन का प्रयोग है वो पूरे भारत में कहीं किया जा सकता है। सी भी जवाब सही हो जाएगा। इसका पूरा नाम अति सूक्ष्म रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, यह भी साथियों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म नंबर 60 है वो BH सीरीज के लिए जो प्राइवेट सेक्टर जो लोग होते हैं वो वर्कर देते हैं BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से निजी वाहन वह दस्तावेज जिसकी अवधि 15 वर्ष नहीं होती है। सभी को पता है पीवी का जो आपके आरसी होता है, जो आपके फिटनेस होता है, फिटनेस तो इसका होता ही नहीं है, आरसी के साथ में होता है, टैक्स होता है, या और कौन सा बच गया? और कौन सा बच गया? यहाँ पे पीयूसीसी, ये 6 माह या 12 माह के लिए होता है। फिटनेस होता है, टैक्स होता है, पंजीकरण, आरसी, तो ये दोस्तों जो होते हैं वो 15 साल के जारी किए जाते हैं। लेकिन जो पीयूसीसी होता है वो आपके 2017 से पहले के वाहनों के लिए 6 माह है, 2017 के बाद के वाहनों के लिए 12 माह होता है। पीयूसीसी की बात कर लेता हूं, दोबारा बता देता हूं, बात आ जाती है BS4 के और 6 के वाहनों की, तो दोस्तों यहां पर 12 माह होगा, 12 माह होगा। और इससे पहले 2017 से पहले के जो वाहन है, पहले के वाहन का मतलब है वो BS4 या 6 में नहीं है, तो उनका 6 माह के लिए जारी किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इंजन के काला धुआं नाम याद रख लेना। अगर काला धुआं है, काला है मतलब कि ईंधन की खपत हो रही है, यानी कि डीजल या पेट्रोल जल रहा है। सफेद धुआं आ जाए मतलब कि इंजन ऑयल है वो जलता है। ये 2 इफेक्ट आप याद रख लेना, बाकी कुछ भी आपको सोचना नहीं है। तो काला धुआं मतलब क्या है? ईंधन अधिक जल रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे डी हो जाएगा। पर्यटक वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? पर्यटक वाहन मतलब कि आप सर्विस दे रहे हैं और सर्विस व्हीकल के लिए 20 साल की उम्र होनी चाहिए। यहां पे 20 वर्ष व 1 साल का हल्का मोटर वाहन लाइसेंस है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। परिवहन श्रेणी के वाहनों में शामिल नहीं होता है पर्यटक वाहन है, प्राइवेट वाहन है, ट्रांसपोर्ट है, सार्वजनिक स्थान पर कार्यरत वाहन है। दोस्तों प्राइवेट वाहन है वो परिवहन वाहन नहीं होता है। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट यानी कि आप दूसरों को सर्विस है वो देते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों क्या है? आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल है वो नहीं होता है। कौन सा वाहन ज्यादा प्रदूषण करता है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कौन सा जो आपका व्हीकल है वो ज्यादा प्रदूषण करता है? वैसे तो ये दोनों ही करते हैं। इसमें तो क्या होता है? लेड होता है, और इसमें क्या होता है? पीएम, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर है, और इसी से पीएम से बना है एसपीएम, जो वातावरण में जाके क्या करता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि निलंबित कणिका पत्थर है। निलंबित यानी कि जो वातावरण में जाके धात्विक कण
ठोस कण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ठोस कण है। और बाद में वो क्या करते हैं? श्वास लेने में हमारी क्या करते हैं? दिक्कत करते हैं और ये मौत का कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए डीजल इंजन है वो सबसे घातक होता है। किसके कारण? इस पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर के कारण। इसी से एसपीएम बनता है, ठोस कण, श्वास में समस्या, आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। इसमें लेड के कारण है, लेड ऑक्साइड का प्रयोग इसमें किया जाता था, मतलब अब इसकी मात्रा सीमित कर दी गई है, हटा दी गया है। लेड का प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि लेड ऑक्साइड का प्रयोग करने से पेट्रोल को जलाने में आसानी होती थी, लेकिन पॉल्यूशन सबसे खतरनाक भाई साहब है। इसीलिए इस लेड का प्रयोग बंद कर दिया गया है। अब चावल की भुस्सी, गन्ने की भुस्सी से इथेनॉल प्रयोग किया जाता है, उसको इसमें मिलाया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार कितने लोग मोटर केब में यात्रा कर सकते हैं? मोटर केब शब्द आया है। क्या आया है? मोटर केब। मोटर केब एक होता है मैक्सी केब, मैक्सी केब। मोटर टैक्सी होता है, क्या होता है यार? ये थोड़ा सा कंफ्यूज इतने करते हैं, अंग्रेजी में समझ में आएगा। मोटर एक तो होता है मोटर टैक्सी, एक होता है मोटर केब, एक होता है मोटर केब। तो जो मोटर टैक्सी होती है इसमें तो होते कितने? 7 से 12। 7 से 12 परिभाषा में क्या लिखा गया है? 6 से अधिक, 12 से कम है। तो हम कह सकते हैं 7 से 12 भैया। 6 से अधिक, 6 से अधिक मतलब 6 से अधिक मतलब 7 ही तो हुए, तो 7 से 12। मोटर केब में यहां पर अधिकतम 6 प्लस ड्राइवर, 6 प्लस ड्राइवर होता है। तो यहां क्या पूछा है? मोटर वाहन में कितने लोग? मोटर केब में, मोटर केब में मतलब ये छोटी जो टैक्सी है इसमें हो जाएगा चालक को छोड़कर 6 यात्री। सी जवाब सही हो जाएगा। आपके सामने गैप इन मीडियन है भाई साहब, गैप इन मीडियन का संकेत दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके सामने एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर यहां पे क्या है? गैप इन मीडियन का संकेत है। यहां से भी रोड जा रही है। अब आप बताओ ये किसका संकेत है? सीधा सा याद नजर आ रहा है, यू टर्न का संकेत है। यू टर्न का, यानी कि यू टर्न के लिए स्थान सड़क के मध्य पट्टी में गैप है, सामने सड़क के बीच में गैप है, सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी जवाब सही हो जाएगा। आपके सामने लाल चक्कर है, यानी गोल आकृति लाल है, 50 लिखा हुआ है भाई साहब, उसका मतलब होगा अधिकतम स्पीड लिमिट। बात सही है, आप अपने वाहन को 50 से कम की स्पीड से चला सकते हैं, कम में चला सकते हैं, ठीक है। आप अपने वाहन को 50 से अधिक स्पीड से वाहन का उपयोग नहीं कर सकते, यह भी सही है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एक में तो लिखा है कि कम चलाना है, एक में लिखा है अधिक नहीं चलाना है, मतलब एक ही बात है। धारा 184 मतलब खतरनाक है, खतरनाक तरीके से गाड़ी का प्रयोग करना। धारा 184 का मतलब क्या है? खतरनाक प्रयोग, खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, तो इसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? लाल बत्ती शामिल है, स्टॉप रेखा शामिल है, मोबाइल का प्रयोग शामिल है, नशे में गाड़ी चलाना साथ इसमें नहीं है, क्योंकि धारा 185 में शामिल इसको किया जाता है। अगला प्रश्न, अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? 182, 183, 184, 185। अनुज्ञप्ति संबंधी धारा 182 है। जुर्माने का पूछ ले तो यहां पर 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। 183 क्या है? ओवर स्पीड। क्या है? ओवर स्पीड का है मतलब कि तेज गति से अधिक गति पर गाड़ी चलाना, और ये 112 के उल्लंघन पर लगाई जाती है। जुर्माने की बात करते हैं, 1000 से 2000 है, 2000 से 4000 है। गुरुजी आप ये बता दो इनमें क्या अंतर है? तो ये एलएमवी के लिए होता है और ये आपके एचएमवी के लिए होता है, तो थोड़ा सा आपको इनमें अंतर क्या है वो करना पड़ेगा। धारा 185 है शराब पीना। क्या है? शराब पीना, शराब 10,000 का जुर्माना पहली बार में लगाया जा सकता है। धारा 184 है 1000 से 5000 का जुर्माना है खतरनाक गाड़ी चलाना। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया है। त्रिभुज में बना संकेत जो चेतावनी संकेत नहीं है, त्रिभुज में हेयरपिन बैंड है, बिल्कुल चेतावनी त्रिभुज में बनता है। आगे बजरी वाली सड़क है, बिल्कुल है। रास्ता दे संकेत होता तो त्रिभुज है, लेकिन ये चेतावनी नहीं है भाई साहब, चेतावनी नहीं है। साइकिल क्रॉसिंग संकेत ये भी है। रास्ता दे संकेत क्या है? उल्टा त्रिभुज है भाई साहब, और उल्टा त्रिभुज हमेशा क्या होता है? आदेशात्मक संकेत होता है। और ये किसका है? गिव वे, गिव का वे, यानी कि रास्ता देना है, रास्ता दे, इसको यील्ड भी बोला जाता है। ये पता नहीं कैसा नाम आ गया है यार, ये इंग्लिश भी कितनी खतरनाक होती है, कुछ नाम ऐसे है। अब इसको क्या बोले यार? यील्ड। क्या यील्ड? ठीक है, रास्ता दे, समझ गया भाई साहब। अगला प्रश्न, तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा?
चेतावनी संकेत ये नहीं है। अगला प्रश्न, कारपूलिंग का क्या मतलब है? कारपूलिंग का मतलब लोग कहते हैं कारपुल, कार को उठाना मतलब कार को ले जाना, नहीं है भाई साहब, भूल मत जाना, आपको याद रखना है कारपूलिंग। कारपूलिंग का मतलब है आप दो व्यक्ति एक ही जगह से जाते हैं, एक ही स्थान पर नौकरी करते हैं और दोनों अलग अलग कार्य ले जाते हैं। उसके स्थान पर अगर आप दोनों व्यक्ति एक ही कार ले जाएंगे तो यहां पर पोल्यूशन कम होगा, ईंधन की बचत होगी, खर्च कम आएगा, तो यहां पर पर्यावरण के लिए आप अच्छा काम करेंगे। इसलिए कहते हैं एक जगह काम करने वाले लोगों द्वारा मिलकर किसी एक ही कार का प्रयोग करना क्या हो जाता है? यहां पर कार पुलिंग हो जाता है। कमेंट सेक्शन में बता दें वीडियो में मजा आया नहीं आया, बता दें। देखिए कोई समस्या हुई? क्या समस्या हुई बताओ? कुछ समझ में नहीं आया? क्या नहीं आया? राज सर ने 5G की स्पीड से पढ़ाया, अच्छा आप स्पीड डबल नहीं कर पाए, मुझे पता है, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं, जो आपकी डाउट है। भैया मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, भाई साहब आपसे एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिस पर्सन पे डाउट है तुरंत उसको पेन से कॉपी में लिखे, कॉपी में लिखे। राज सर के नंबर पता है क्या? अच्छा नहीं है, चलो मैं बता देता हूं, ये नंबर नोट कर लो आप, ये नंबर नोट कर लो, 8764188848। ये नंबर दिख रहे हैं ना, इस नंबर पे, ये राज सर के नंबर है। किसके हैं? राज सर के नंबर है। ये आप पेन कॉपी में जो डाउट वाले पर्सन है ना, उनको इस पे लिख के इससे व्हाट्सएप कर दो और राज सर से कह देना, राज सर आपसे निवेदन है कि ये मेरे डाउट के पर्सन है, इनको आप क्लास में जरूर कराएं। पक्का करवाऊंगा भाई साहब, पक्का करवाऊंगा। आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको तुरंत स्टडी एट होम को डाउनलोड करना है और इसके ऊपर जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन करना। क्या? क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स क्या है साथियों? ड्राइवर पार्ट का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मात्र यहाँ पर कितने में दोस्तों? मात्र 15 घंटे में, 15 घंटे में आपका कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की है? अब जीत की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, तुरंत आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए दोस्तों। यहां पर इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, कुछ नहीं करना। राज सर का जितना एक्सपीरियंस है, जो कुछ कर सकते हैं इन 15 घंटों में आपको करके दिखा देंगे। जीत अब पक्की होगी जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इन दोस्तों 15 घंटे में, 15 घंटे में आपका जीवन बन सकता है, आपका भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। ये 15 घंटे आपका जो सपना है ड्राइवर बनने का उसको साकार कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है? नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और आपको ऐप का नाम भी बता दिया है। अगर आपको स्क्रीन पे नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये नंबर भाई साहब राज सर के रहे, तुरंत डायल करके आप संपर्क कर सकते हैं और क्रैश कोर्स में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।